आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का पार्ट 6, जिसका टाइटल है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग। रेलेवेंट प्रोविजन जो इस पोर्शन से डील करती हैं वो सेक्शन 94 टू 95। अब इन सेक्शन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हमें ये आइडिया हो कि आया सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग कैसे कहते हैं। एंड सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग को समझने से पहले हमें ज़रूरी है कि हमें पता हो कि आया सप्लीमेंटल वर्ड का क्या मतलब है। तो सप्लीमेंटल वर्ड जो है, इसका अगर लिटरल मीनिंग देखें तो वो है कि इन एडिशन टू मेन थिंग, यानी कि जो मेन चीज़ है, यानी जो मेन प्रोसीडिंग है, उसके साथ जो एक्शन लिया जा सकता है उसे हम सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग कहेंगे। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग का बेसिकली मोटिव यही है कि कोर्ट इसे इसीलिए करती है क्योंकि अगर तो कोई मेन प्रोसीडिंग जो है उसमें अगर एग्रीव पार्टी को रिलीफ इतना नहीं मिल रहा और इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, तो सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस पर्पस कोर्ट क्या कर सकती है, वो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग की पावर को एक्सरसाइज करते हुए कुछ रिलीफ जो है वो मेन रिलीफ के साथ जो अदर रिलीफ है वो पार्टीज़ को ग्रांट कर सकती है। अब ये जो रिलीफ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग के थ्रू कोर्ट ग्रांट करती है एग्रीव पार्टी को, वो बेसिकली कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। सो लिहाजा आप किसी भी सेक्शन के अंदर सेक्शन 94 95 जो इस पोर्शन से डील करते हैं, आप यहाँ पर शेल का वर्ड नहीं देखोगे। तो और इसके अलावा यहाँ पर मेन रिलीफ डिस्कस भी नहीं की गई, यहाँ पर सिर्फ वही अदर रिलीफ डिस्कस किए गए हैं जो कि मेन रिलीफ के साथ कोर्ट ग्रांट कर सकती है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग की पावर को एक्सरसाइज करते हुए इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए। सो इसे स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 94 टाइटल सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 94 स्टेट दैट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड द कोर्ट, मतलब इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, जस्टिस को सिक्योर करने के लिए, अगर तो कोर्ट को लगे कि ये इंसाफ नहीं हो रहा, डिफीट हो रहा है, तो कोर्ट क्या कर सकती है। सो प्रिस्क्राइब्ड, यानी अगर लॉ में से पावर दी गई है, उनकी लिमिटेशन को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट क्या कर सकती है। कोर्ट नंबर 1 इशू अ वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट टू शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट गिव सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस। वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर सकती है डिफेंडेंट के खिलाफ कि भाई इसे कोर्ट में लेकर आया जाए, उसे शो कॉज नोटिस दिया जाए कि भाई क्यों इसे अपने आने के लिए, अपनी पेरेंट्स के लिए सिक्योरिटी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही फेल टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर फॉर सिक्योरिटी, एंड अगर ये सिक्योरिटी का जो इसको ऑर्डर होता है कि ये दे और ये नहीं देता, उसकी खिलाफ वर्जी करता है, देन कमिट हिम टू सिविल प्रिजन, तो फिर इसे जेल में डाल सकते हैं। डायरेक्ट द डिफेंडेड टू फर्निश सिक्योरिटी टू प्रोड्यूस एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम, इसी तरह कोई प्रॉपर्टी इसके पास है डिफेंडेड के पास, तो उसकी सिक्योरिटी जमा करवाने के लिए इसे कह सकती है कोर्ट। एंड टू प्लेस द सेम एट डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट, और ये भी कह सकती है कि कोर्ट के पास ये जमा करवा दें ताकि कोर्ट इसे डिस्पोज ऑफ कर सके आपकी इस प्रॉपर्टी को। एंड ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और इसी तरह किसी प्रॉपर्टी की, इसकी डिफेंडेड किसी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट करने का भी ऑर्डर पास कर सकती है। पॉइंट सी, ग्रांट टेम्परेरी इंजेक्शन एंड केस ऑफ डिसोबीडियंस कमिट द प्रिजन guilty in case of commit the prison। टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट कर सकती है, और अगर इसकी खिलाफ वर्जी की जाती है तो जेल में डाल सकती है, और इसी तरह इस बंदे की प्रॉपर्टी को अटैच और सेल करने का भी कह सकती है, ऑर्डर पास कर सकती है। रिसीवर अपॉइंट करने के लिए कह सकती है किसी भी प्रॉपर्टी का, और उसकी परफॉर्मेंस किस तरह करवानी है। इसने रिसीवर की इसकी ड्यूटीज़ में ये कह सकती है कि इसने प्रॉपर्टी को अटैच करना है, सेल करना है। मेक सच अदर इंटरलोकेटरी ऑर्डर एज पेयर टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनिएंट, जो कोर्ट को बेहतर लग रहे हो तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी पास कर सकती है। इंटरलोकेटरी वो ऑर्डर होते हैं जो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ अ कोर्ट, यानी अभी मैटर अभी कम्प्लीटली तौर पर डिस्पोज ऑफ नहीं हो और उसके बीच में ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जो भी चल रही होती है, उस दौरान जो ऑर्डर पास होते हैं उसे इंटरलोकेटरी ऑर्डर कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई दरख्वास्त दी थी पार्टी ने कि फ़लाँ चीज़ मुझे दी जाए, या फ़लाँ बंदा अपॉइंट किया जाए, या पर्सन, तो कोर्ट ने वो दरख्वास्त एडमिट कर दी और उस पर जो है वो बीच में कोई ऑर्डर पास किया, तो वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर होगा। फिर सेक्शन 95 कंपनसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट अटैचमेंट और इंजेक्शन और इनसफिशिएंट ग्राउंड, मतलब अगर यही जो आपको कोर्ट रिलीफ ग्रांट कर रही है अदर पार्टी की को अरेस्ट करके, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके, इंजेक्शन उसके खिलाफ को पास करके, अगर तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ये जो चीज़ें ऑब्टेन की गई हैं ना इनसफिशिएंट ग्राउंड पे की गई हैं, मतलब ग्राउंड बनता नहीं था ये सारे रिलीफ लेने का, लेकिन आपने ले लिए, तो अब इसके लिए अब आपको सज़ा मिलेगी, आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि वेयर इन एनी सूट इन विच एन अरेस्ट और अटैचमेंट हैज़ बीन अफेक्टेड और अ टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांटेड अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन,
वो प्रोसीडिंग का मतलब होता है गुज़िश्ता पिछला। तो कह रहे हैं अगर किसी सूट के अंदर अरेस्ट और अटैचमेंट हुई है और टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट की गई है सेक्शन 94 के तहत, किसी सूट के अंदर ऐसा हो गया है, एंड अपियर टू द कोर्ट दैट सच अरेस्ट और अटैचमेंट वाज अप्लाइड फॉर इनसफिशिएंट ग्राउंड, और कोर्ट को लगता है कि भाई जो अरेस्ट और अटैचमेंट इंजेक्शन हुई है ना, ये इनसफिशिएंट ग्राउंड पर हुई है, मतलब बनती नहीं थी फिर भी ले ली गई है, एंड द सूट ऑफ द प्लेंटिफ फेल एंड इट अपियर टू द कोर्ट देयर वाज नो रीजनेबल और प्रोबेबल ग्राउंड फॉर इंस्टीट्यूटिंग द सेम, और प्लेंटिफ फेल हो जाता है और कोर्ट के सामने कोर्ट को लगता है कि रीजनेबल ग्राउंड ही नहीं थे इसके पास ये दावा दायर करने के, वो कोर्ट को साबित भी नहीं कर पाता कि इनसफिशिएंट ग्राउंड नहीं थे, और कोर्ट को भी लगता है कि भाई कोई प्रोबेबिलिटी ग्राउंड थे ही नहीं इसके पास कि ये दावा दायर कर सकता। अब ये जो सेक्शन है ना, ये मुझसे गलती से रिकॉर्ड कर हो गया सेक्शन 95, क्योंकि ज़रा सेम ही लग रहा था। इसमें जो है वो पंजाब के अंदर अमेंडमेंट आ गई है, तो अब हम पंजाब में हैं तो हम पंजाब के हवाले से ही पढ़ेंगे। तो जो पंजाब में अमेंडमेंट आई है सेक्शन 95 के अंदर, उसको स्टार्ट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ये जो भी मैंने रिकॉर्ड किया सेक्शन 95 की हद तक उसे आप स्किप कर दें। सो ये है कि सेक्शन 95 के लिए पंजाब के अंदर जो है वो अमेंडमेंट आ गई है, और अब ये जो सेक्शन है ना वो आ गया, इसकी जगह सब्सिट्यूट कर दिया गया। जो सेक्शन 95 यहाँ पे क्या कहता है, पहला सबसेक्शन बिल्कुल सेम है कि अगर किसी सूट के अंदर अरेस्ट और अटैचमेंट हो गई है, टेम्परेरी इंजेक्शन भी ग्रांट हो गई है सेक्शन 94 के तहत, कोर्ट को लगता है कि ये अरेस्ट और अटैचमेंट इंजेक्शन जो है वो इंसफिशिएंट ग्राउंड पर है और कोई रीज़नेबल ग्राउंड नहीं थे इस दरख्वास्त को देने के, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट जो है वो अब बजाते खुद ऑन इट्स ऑन मोशन, बजाते खुद सुयो मोटो या फिर एग्रीव पार्टी की दरख्वास्त पर। अब अच्छा यहाँ पर अब आप देखेंगे कि सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 2 में मे का वर्ड यूज़ हुआ है, कि यानी यहाँ पर कोर्ट जो है वो सप्लीमेंटल रिलीफ प्रोवाइड कर रही है, अदर रिलीफ प्रोवाइड कर रही, मेन रिलीफ नहीं है। मेन रिलीफ तो यही है कि वो उसे एक्चुअल डैमेजेस तो ग्रांट कर देगी, लेकिन हम ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर मेन रिलीफ के साथ साथ अदर रिलीफ अगर कोर्ट चाहे इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए वो प्रोवाइड कर सकती है। इसलिए दैट्स वाई इन सेक्शन अंदर कहीं भी मेन रिलीफ नहीं मेंशन। तो मेन रिलीफ, क्योंकि मेन रिलीफ से रिलेटेड प्रोविजन है ही नहीं, ये सप्लीमेंटल रिलीफ से रिलेटेड प्रोविजन है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि कोर्ट जो है वो इस तरह की केस के अंदर बजाते खुद और अग्रीव पार्टी की दरख्वास्त पर पुनिटिव कंपनसेशन ग्रांट करेगी, जो भी उसे बेहतर लगेंगे अग्रीव पार्टी को, जो अग्रीव पार्टी ने खर्चा किया है, जो उसे इंजरी हुई है ना, उसके लिए जो उसे बेहतर लग रहे हैं कोर्ट को, वो उसे पुनिटिव कंपनसेशन ग्रांट करेगी। अब पुनिटिव कंपनसेशन क्या है, पुनिटिव कंपनसेशन बेसिकली एक टाइप ऑफ डैमेजेस है। दूसरा नाम जो इसके लिए यूज़ होता है वो है एग्जेम्पलरी डैमेजेस। इसके अंदर ये होता है कि कोर्ट ने एग्रीव पार्टी को एक्चुअल डैमेजेस तो ग्रांट करने ही हैं, वो उसके एक्चुअल लॉस के लिए जो उसने सफ़र किए होते हैं उसके लिए जो डैमेजेस ग्रांट करती है ना कोर्ट, वो होती है एक्चुअल डैमेजेस, जैसे कंपनसेटरी डैमेजेस भी कहते हैं। वो सिर्फ वो एक्चुअल लॉस के लिए होती है, मतलब जितना नुकसान हुआ है उस हद तक। पुनेटिव कंपनसेशन और एग्जेम्पलरी डैमेजेस वैसे डैमेजेस होते हैं जो कि एक्चुअल लॉस से ज़्यादा एक्सेसिव, मतलब जितना नुकसान हुआ नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो कोर्ट आपको ग्रांट करवा देती है। पर्पस इसका ये पीछे होता है कि जो रॉन्ग डूअर पार्टी है उसे रोका जाए कि एक तो इसके इस एक्शन के लिए जो उसने रॉन्ग कमिट किया इसके लिए, और उसके फ्यूचर में भी वो सोचे ना ऐसा करने के लिए, मतलब सज़ा ही इतनी उसे दे दी, इतना उस पर फाइन लगा दिया कि अब वो उसकी रूह काम जाए कि आगे इसी तरह के सेम नेचर का क्राइम मैंने आगे जाके नहीं करना। तो एग्जाम्पलरी और पुनेटिव कंपनसेशन बेसिकली इस तरह की डैमेजेस होती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेक्शन जो कि सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग यानी अदर रिलीफ मेन रिलीफ से डील नहीं कर रहे थे, दैट्स वाई यहाँ पर एक्चुअल डैमेजेस का जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि कोर्ट ने इस तरह के केस में एक्चुअल डैमेजेस तो एग्रीव पार्टी को दिलवाने ही है, और शेल है वो मैंडेटरी होते हैं। यहाँ पर मे का वर्ड है कि अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट उसे पुनेटिव कंपनसेशन यानी एग्जाम्पलरी डैमेजेस भी दिलवा सकती है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 है जिसमें इन पुनेटिव कंपनसेशन के अलावा भी कोर्ट जो है वो रॉन्ग डूअर पार्टी पर को और भी उसको पेनलाइज कर सकती है। किस तरह, इन एडिशन टू द कंपनसेशन अवॉर्डेबल अंडर सबसेक्शन 1,
यानी जो कंपनसेशन सबसेक्शन 1 के अंदर अवार्ड की जा रही है ग्रीव पार्टी को, यानी पुनेटिव कंपनसेशन, उसके साथ साथ कोर्ट में, अब ये भी लाजम नहीं कोर्ट की डिस्क्रिप्शन, कोर्ट अगर चाहे आल्सो मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द पार्टी एट फॉल्ट टू डिपॉजिट सच अमाउंट इन द पब्लिक एक्सचेंजर एट द कोर्ट डीम जस्ट। वो डिफॉल्टर पार्टी को ये कह सकती है कि वो अमाउंट जो कि कोर्ट को बेहतर लगती है वो आप पब्लिक एक्सचेंजर में जमा करवाओ। अब पब्लिक एक्सचेंजर क्या है? पब्लिक एक्सचेंजर बेसिकली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जिसकी ड्यूटी होती है गवर्नमेंट के फंड को मैनेज करने की और पब्लिक रेवेन्यू को मैनेज करने की। अब गवर्नमेंट को कहाँ से फंड आ रहा है? यही जो आवाम टैक्स वगैरह दे रही है, या जो किसी कोर्ट में फाइन पड़ जाते हैं लोगों को, या कोई ट्रैफिक चालान हो जाता है, वो सारी चीज़ें किधर जा रही हैं? गवर्नमेंट के फंड में। इसी तरह हम लोग जो दूसरी चीज़ों के ऊपर टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं वो भी गवर्नमेंट के फंड में जा रहे हैं, या फिर जो एग्रीकल्चर टैक्स जा रहा है, कोई रेवेन्यू को जा रहा है, गवर्नमेंट को जो आवाम पैसे वगैरह पे कर रही है फंड्स की मद में, टैक्स की मद में, फ़ाइन की मद में, कंपनसेशन की मद में, वो बेसिकली गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। तो पब्लिक एक्सेशन ऐसा ही डिपार्टमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को मैनेज कर रही है। तो वो इसे ये भी कह सकते हैं डिफ़ॉल्टर पार्टी को, रॉन्ग डूअर पार्टी को, कोर्ट के ठीक है आपने उसे तो एक्चुअल डैमेजेस दे दिए, मैंने आपसे एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी दिलवा दिए, अब आपको मैं और सज़ा देता हूँ कि अब आपने ये जो मेरा टाइम ज़ाया किया है ना कोर्ट का, एज द कोर्ट इन जस्ट एज पेनल्टी, ये वाले फाइन ऑफ कोर्ट इसे क्यों लगा रही है कि कह रहे एज अ पेनल्टी फॉर अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड वेस्टिंग द टाइम ऑफ द कोर्ट। कोर्ट कहती है कि जो आपने मेरा वक्त ज़ाया किया है, जो इंसाफ का आपने मजाक बनाया है, जानबूझ के झूठ बोल के मुझसे ऑर्डर लेकर गए हैं, तो अब इस सिचुएशन में मैं आपको ये फ़ाइन करती हूँ कि अब आप ये पब्लिक सेक्टर में भी ये जमा करवाएं जुर्माना। तो अगर कोर्ट चाहे एक्चुअल डैमेजेस तो मिलेंगे ही, लेकिन ये जो रिलीफ है ये है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग के अंदर मेन रिलीफ के साथ अदर रिलीफ, जो कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, जस्टिस को मेंटेन रखने के लिए। तो कोर्ट उसके साथ साथ ये भी कह सकती है कि आप कुछ गवर्नमेंट में भी फ़ाइन जमा करवाएं, गवर्नमेंट फंड में फ़ाइन जमा करवाएं। दूसरा उसे भी कह सकती है पार्टी को कि आप लीव पार्टी को एग्जाम्पलरी डैमेजेस भी दें, मतलब जितना लॉस उसका नहीं भी हुआ उससे ज़्यादा भी उसे डैमेजेस दिलवा सकती है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है जो कि कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन पे इस्तेमाल करेगी। नेक्स्ट सब सेक्शन 3 है, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शेल बार एनी सूट फॉर कंपनसेशन रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्ट अटैचमेंट और इंजेक्शन। अब ये जो इस सेक्शन के तहत कोर्ट ने ऑर्डर पास आउट कर दिया है वो बेसिकली मज़ीद किसी नए दावे को जो कि इसी अरेस्ट अटैचमेंट और इंजेक्शन से कंपनसेशन का मतलब कोई दावा करता है उस दावे को रोक देती है। मतलब ये नहीं हो सकता कि जो अग्रीव पार्टी है वो एक दफ़ा कोर्ट भी उसे कंपनसेट करवा दे डिफ़ॉल्टर पार्टी से, और वो फिर बाद में अलग से दावा कर दे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो लिहाजा मुझे कंपनसेशन दिलवाई जाए। ये जो ऑर्डर कोर्ट ने उसे ग्रांट कर दिया उसके फेवर में, उसको कंपनसेट कर दिया अच्छी तरह, तो अब मज़ीद अब इसी मैटर से रिलेटेड वो किसी और कंपनसेशन का दावा कहीं नहीं कर सकता। तो ये था सेक्शन 95।